और गांधी के साथ में इजाजत है आपको मजे लेने की और वो कुछ नहीं कहेगा। तो जवान लड़कियों के साथ में गांधी सोए। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते कुछ खास नहीं थे। शेख हसीना और जो अभी प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस हैं, तो अभी की कांग्रेस और बीजेपी को अलग रखिएगा आप, जो मैं कहने जा रहा हूँ। मुझे दोनों पार्टियों से कोई उम्मीद नहीं है, न आम आदमी पार्टी, किसी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं। मुझे इस देश की जनता से ही उम्मीद है। स्टॉल्स पे नाम लिखने की राजनीति काफी ज्यादा चली। कोई मुसलमान आपके देश में हिंदू नाम रख के दुकान अगर चला रहा है तो ये सभी हिंदुओं को सोचने की जरूरत है कि ऐसा उसे क्यों करना पड़ रहा है, क्यों नहीं फायदा होता है। नौकरी हम आपको दिला नहीं पाए, स्वास्थ्य आपका बेहतर हम कर नहीं पाए। हमने क्या किया, हमने यार कुछ तो करना है। पता चलते हैं कि हिंदुओं को लगे कुछ हुआ है। नौकरी होती चलती रहेगी, ठीक है, पहले नाम जो है वो ज्यादा जरूरी है। रेप केसेस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। अगर आपके घर में एक लड़का है, एक लड़की है, तो जो लड़का होगा उसको आप अच्छे स्कूल में भेजें। एक लड़की होगी जिसको आप, जो आपके घर के आसपास जो स्कूल होगा उसमें आप भेजोगे। मुझे लगता है कि हमारी जो समाज की सोच है, लड़कियों को सेकंड क्लास सिटीजन की तरह। किसी ने मुझे बोला जब मैं निकला जर्नलिज्म करने के लिए, तो पहला वीडियो या दूसरा वीडियो मैंने पोस्ट किया था, तो किसी ने लिखा कि यार डंडी पे माइक लगा के एक और पत्रकार निकल गया। हेलो एंड वेलकम टू केजेड टॉक्स। मैं हूं आपकी होस्ट अदिति मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए पॉडकास्ट एपिसोड में। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जो सच्चाई को उजागर करने के लिए जाने जाते हैं, पत्रकारिता से लेकर डॉक्यूमेंट्री मेकिंग तक, और इससे भी अलग अलग मुद्दों पर उन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है, या यूं कहूं उन्होंने अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रोहित उपाध्याय जी की। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको मिलवाते हैं रोहित जी से। हेलो सर। थैंक यू। कैसा लग रहा है हमारे साथ जुड़ के? बहुत अच्छा लग रहा है, और इनफैक्ट मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया अपने ऑडियंस के साथ में बातचीत करने का। तो रोहित जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएंगे? मैं एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूँ और डॉक्यूमेंटेरियन हूँ, और मुझे लगता है कि ये दोनों ही चीज़ें अपने साथ, दोनों ही पेशे जो हैं, जो शब्द हैं, अपने साथ बहुत सारी ज़िम्मेदारी लेकर के आते हैं, बिल्कुल। और उस ज़िम्मेदारी को मैं अच्छे से निभा पाऊँ, यही मेरी पहचान होगी। अच्छा, तो क्या आप हमेशा से ही जर्नलिज्म में जाना चाहते थे? नहीं, जर्नलिज़्म में हमेशा से नहीं जाना चाहता था मैं, लेकिन हाँ, एक हमेशा से जो जुनून था मुझे, वो था स्टोरी टेलिंग का। कि कहानियाँ इतनी सारी हैं हमारे आस-पास, उनको हम किस तरह से एम्पैथी के साथ में महसूस करते हुए, जो हम महसूस करते हैं, वो बाकी लोगों को महसूस कराते हुए कैसे कह सकते हैं। तो अगर आप अभी भी देखोगे, तो हमारा जो मेनस्ट्रीम मीडिया है या फिर जो बाकी के मीडियम्स हैं, चाहे वो गाने हों, चाहे वो फ़िल्म हैं, उनमें फ़िल्मों में तो हम काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि हम एम्पैथी को दिखाते हैं। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में जैसे आदिवासियों के मुद्दे हैं, या फिर आप बताइए मुझे कि कितने सारे नॉर्थ ईस्ट के एक्टर्स को आप जानते हो? नहीं जानते हो, है ना? कितने सारे ऐसे हैं जो अब तो चलो साउथ इंडिया के हम लोग स्टार्स को जानने लग गए, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि साउथ इंडिया का जो सबसे बेहतरीन सिनेमा बनाता है, मलयालम फ़िल्म इंडस्ट्री, उनके एक्टर्स को हम नहीं जानते हैं या बहुत कम जानते हैं। 1-2 लोग नाम आप गिना सकते हो। तो जो मेरा अप्रोच था कि इतना बड़ा देश है, इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी कहानियाँ हैं, वो सब कहानियाँ कहाँ हैं? ना तो वो मीडिया में हैं, ना वो तो फ़िल्मों में हैं। जो हैं, वो आधी-अधूरी हैं, अपने तरीके से कही गई हैं। तो ये मेरा जुनून हमेशा से था कि मैं एक स्टोरी टेलिंग करना चाहता था, उसका मीडियम कोई भी हो। अब जर्नलिज़्म के साथ में अच्छी बात ये है कि आपको एक फ्रीडम मिलती है, क्रिएटिव फ्रीडम तो है ही, साथ-साथ में एक वो फ्रीडम है कि आप इसके साथ में एक प्रिविलेज कहूँगा मैं, कि आप बदलाव भी ला सकते हैं। आपने कोई बात रिपोर्ट की, एम्पैथी के साथ में, फैक्ट्स के साथ में, बिल्कुल। लोग सुनेंगे, समझेंगे, और फिर हो सकता है कि उस पर सरकार कोई स्टेप ले, चीज़ें बदलें और लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो। तो जैसे आप ना अभी एक्टर, एक्टिंग और इस लाइन की काफ़ी ज़्यादा आपने बातें करी। तो क्या आप कभी इससे जुड़े थे? मतलब कभी आपकी लाइफ़ में ये भी एक पार्ट रहा है क्या? जी, बिल्कुल। देखिए, मैंने कॉलेज के टाइम से ही थिएटर बहुत किया है, अच्छा। और बहुत बड़े-बड़े नामों के साथ मैंने काम किया है। चाहे वो जलावाला वैद्य हों या एम के रैना हों। तो कॉलेज के साथ-साथ मतलब कॉलेज के साथ शुरुआत हुई, और उसके बाद फिर मैं बाहर निकल के भी दिल्ली में कई सारे जगहों पर जो
थिएटर के लिए जानी जाती हैं, वहाँ पर बहुत सारा परफ़ॉर्म भी किया हमने, बहुत सारे नाटक किए, खूब सारी एक्टिंग की और उसका ही उससे मुझे लगता है कहीं न कहीं कि जिस तरह का हम लोग एक्टिंग कर रहे थे या जिस तरह की हम कहानियाँ पढ़ रहे थे, जिस तरह के हम नॉवेल्स पढ़ रहे थे, उसने मेरी सोच-समझ को और बढ़ाया और उसका बहुत अब आप देखिए कि प्रेमचंद की कोई हमने कहानी की थी, अच्छा। पूस की एक रात। हाँ। अब वो कहानी के वो किरदार मुझे आज भी गाँव में यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ ऐसे गाँव में अगर आप जाओगे, इवन मध्य प्रदेश, तो इस तरह के किरदार आपको मिलते हैं। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा एक्टिंग का पार्ट था या फिर जो मैं कहूँगा थिएटर वाला जो पार्ट था, उसने मुझे काफ़ी सिखाया। तो मैंने बिल्कुल बहुत एक्टिंग की है और अभी भी कभी भी जब मौका मिलता है, तो कोशिश करता हूँ कि कहीं न किसी रूप में किसी प्ले का पार्ट रहूँ, चाहे वो एज़ अ राइटर रहूँ, चाहे वो मतलब स्टोरी एक टेलर एक ही तरह रहे। से हाँ, मतलब कि कोई प्ले बन रहा है तो मैं उसमें कि चलो मैं सुझाव दे देता हूँ कुछ आपको कि आपकी क्या-क्या हो सकता है क्या? तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि उससे लोगों की सोच-समझ पर बहुत आप असर डाल सकते हो। बिल्कुल। और लोग कई बार मुझसे पूछते भी हैं कि आप जर्नलिज़्म करते हो, हुँ। आप कहानियाँ कहते हो, उसके साथ-साथ में आप कभी-कभी पोएट्री भी करते हो। तो ये जो आता है, ये वहीं से आता है, ये थिएटर से ही आता है कि हम कभी कोई प्ले कर रहे हों और बहुत ही अ, मतलब भावुक प्ले हो, तो उसके बीच में हम लोग कई बार कविताएँ भी पढ़ा पढ़ करते देते थे, हैं। गज़लें होती थीं, नज़्में होती थीं। तो वो एंटरटेनिंग बनाने के लिए किया जाता था, लेकिन वो जो आदत है ना कि चीज़ों को खूबसूरती से कहने की, जी, जी। तो वो रह गई मेरे अंदर। अब जब मैं और वो जर्नलिज़्म भी चीज़ करता ना हूँ कहीं न कहीं आपकी आवाज़ में भी अभी भी वो जी। चीज़ झलकती है। तो जब मैं अभी जर्नलिज़्म करता हूँ, तो जब जी। भी मुझे रेलेवेंट लगता है और उससे जुड़ी हुई कोई पोएट्री मुझे ध्यान में आ जाती है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको शामिल कर लूँ इसमें और लोग उसको बड़े उसको पसंद भी करते हैं। इस बात की मुझे खुशी है कि उन्होंने बिल्कुल से डिस्क्रेडिट नहीं कर दिया कि यार तुम पोएट्री पढ़ रहे हो, तुम क्या जर्नलिज़्म करोगे? तो ऐसे लोगों को शुक्रिया। नहीं, लोगों ने तो बहुत प्यार से आपकी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। ये तो आपके इंस्टा प्रोफ़ाइल पे काफ़ी ज़्यादा देखा है मैंने। जी। और बहुत सारी ऐसी कहानियाँ होती हैं जो लोगों तक नहीं पहुँच पाती हैं। तो वो पहुँचना शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लोगों तक हुँ, क्योंकि कई बार फ़िल्में तो बनती हैं, लेकिन आजकल फ़िल्में अपनी तरीके से बनने लग गई हैं। सही तरीके से नहीं दिखाई जाती। जी। तो शायद देखिए ये अब फ़िल्मों के साथ में या फिर किसी भी मीडियम की इसकी जी, अपनी जी। एक लिमिटेशन होती है। हुँ। तो अब हम लोगों के लिए भी लिमिटेशन होती है कि यार इस जो भी हम वीडियो शूट कर रहे हैं या फिर कि हम चाहते हैं कि लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें। हुँ, हुँ। तो उसमें कई बार होता है कि यार क्रिस्प करना है इसको, थोड़ा शॉर्ट बनाओ, थोड़ा और कि उसमें चीज़ों को शामिल करो हुँ, हुँ। ताकि लोग इंटरेस्टिंग हो और देखें। तो ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है दोनों मीडियम्स के साथ में। अब फ़िल्में मुझे लगता है कि अब राइटर कौन है, अब तो एजेंडा वाली फ़िल्में बन गई हैं हुँ, आजकल, हुँ। है ना? कि चीज़ें पैसे कमाने के लिए, पॉलिटिकल एजेंडाज़ को पुश करने के लिए चीज़ें बन रही हैं, तो फिर आर्ट रह नहीं गया वो। तो अब आप अधूरी चीज़ दिखाइए, वो बर्दाश्त है, लेकिन गलत मत दिखाइए। अधूरी चीज़ में मैं आपकी लिमिटेशंस को समझ सकता हूँ। लेकिन आप जब एक सेट एजेंडा के साथ में आप हेट फैलाने के लिए या किसी के लिए नफ़रत पैदा करने के लिए अपने आर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप फिर वो आर्ट तो हुआ ही नहीं ना। फिर तो आर्ट तो इसीलिए होता है कि जब रियलिटी आपको हिट करती है, तो आप आर्ट के पास जाते हो। बिल्कुल। आर्ट भी आपको जब इस तरह से दूर भगाएगा, लोगों के दिलों में नफ़रत पैदा करेगा, एम्पैथी या फिर प्यार-मोहब्बत जोड़ने का काम नहीं करेगा, तो फिर उसका तो मुझे फिर नहीं तो लगता कि सही हाँ, बात है, तब तो वो आर्ट रह ही नहीं गई। आर्ट नहीं रह गया, फिर वो आप गलत कर रहे हो, पेशे के साथ बिल्कुल। बेईमानी। तो सर मैंने ना आपका जितना रिसर्च किया उसमें मैंने ये देखा कि आपने 2015 में हुँ, आज तक नवभारत टाइम्स, कई सारे मीडिया चैनल्स के साथ आप काम कर चुके हैं। हुँ, उसके बाद सडनली आपने 19 में। 2019 में अम, इंडिपेंडेंट जर्नलिज़्म स्टार्ट किया। तो वो कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें थी कि आपको मीडिया फ़ील्ड से हुँ। डायरेक्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज़्म की तरफ आप अट्रैक्ट हुए? ये आई थिंक बड़ा अच्छा सवाल है आपका क्योंकि जितने भी मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, वो कई बार कोशिश करते हैं कि यार हमें एक बड़े मीडिया हाउस में अगर जॉब मिल जाए, जी। अगर हम काम करने लग जाएँ, तो अच्छा होगा उनके लिए। लेकिन उसमें होता क्या है कि आप जब किसी भी मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर, किसी भी मीडिया कंपनी के साथ में जुड़ते हैं, तो उनका एक सेट स्ट्रक्चर होता है कि लेट्स से
कॉपी एडिटिंग हो गया। अब कॉपी एडिटिंग का काम क्या है? कॉपी एडिटिंग ये है कि कोई किसी रिपोर्टर ने आपको 10 लाइनें भेज दी हैं, उस लाइन को अब उन लाइनों को आपको पढ़ने लायक बनाना है और उसके बाद वो पब्लिश होने के लिए ये हो जाएँगे। तो अब ये बताइए कि मुझे ये बिल्कुल कहीं से भी ये नहीं लग रहा कि कोई जर्नलिज़्म का काम है। इसी ये तो बहुत सी चीज़ है कि चलो ठीक है, आपको लिखना आ रहा है, लिखना सीख रहे हो आप, अपनी बात को इफ़ेक्टिव तरीके से लोगों को पहुँचाने का एक ज़रिया है अच्छी राइटिंग, तो वो आप सीख रहे हो। लेकिन इससे भी अलग-अलग काम कैसे हो गए हैं आजकल कि सोशल मीडिया पर वो पोस्ट डालो, बिल्कुल, हाँ। ये भी एक काम है। हुँ। तो ये वीडियोज़ अपलोड करो आप यूट्यूब पर, उसकी एक अलग टीम बना दी गई है। यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उसके डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, उसे कमेंट्स में रिप्लाई कर रहे हैं कि एंगेजमेंट हमारा बढ़े। अब इस तरह के काम को आप मीडिया वाला काम कहते हैं या फिर आप जर्नलिज़्म कहते हैं, तो मतलब मुझे लगता है कि वो सही नहीं है। बहुत जो भाषा की शुद्धता वाली बात होती है, वो अच्छी है, बहुत अच्छी है, होनी चाहिए लोगों में। लेकिन मुझे लगता है कि उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाषाई शुद्धता या फिर आपके बहुत पॉलिश्ड वीडियो से कि हिलता-डुलता एक वीडियो लेके आओ, लेकिन आप किसी किसी आदमी के किसी आम आदमी के ज़िंदगी का वीडियो हो, जिससे जी। उसकी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो या फिर समाज हमारा थोड़ा बेहतर हो, वो उसको मेरी हमेशा प्रायोरिटी रहेगी। तो मुझे लगता है कि अभी जो हमारा मीडिया है, वो जर्नलिज़्म के लिए तैयार हुआ नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने तरीके का जर्नलिज़्म कर रहा है, जो एक अ, वो सब चैनल्स ने अपना-अपना एजेंडा पकड़ लिया है और उसको दिन-रात सुबह से लेकर के शाम तक उसको पुश करते रहते हैं और वो मेरे लिए किसी कूड़े से ज़्यादा कुछ नहीं है। या आजकल तो और भी बहुत सारी चीज़ें चलने लग गई हैं कि पॉडकास्ट कर रहे हैं, उसमें बैठ के बकैती कर रहे हैं लोग, कोई कोर्ट के बटन पे बात कर रहा है, कोई मिठाई पे बात कर रहा है। ये किस तरह का जर्नलिज़्म करना चाहते हैं आप? ये क्या है? इसका आम लोगों से क्या लेना-देना है सही बताइए? बात है। जिस देश की जनता आपके आखिरी के 10-20% पे 50% जनता आपकी जीवित है, इतने रिसोर्सेज़ पर 10-20% रिसोर्सेज़ पर 50% से ज़्यादा जनता आपकी जीवित है। उस देश में आप पेड़ा, मिठाई और बर्फ़ी इन सब चीज़ों की बातें कर रहे हो। ये कितनी हास्यास्पद है बताइए? ऐसे इसका आप क्या करोगे ऐसे जर्नलिज़्म का? तो इसी तरह का जर्नलिज़्म हो रहा है हमारे मीडिया में, जो मुझे लगता था कि सही नहीं है। हुँ। इसलिए मैंने पूरा अपनी जो अच्छी खासी नौकरी थी, उस नौकरी को छोड़ा। मेरे पास एक बाइक थी, उस बाइक को लेकर के और लैपटॉप और थोड़े बहुत कपड़े, कैमरा लेकर के मैं निकल गया और अभी तक वो चल रही है जर्नी एंड देखते हैं कब तक चलती है। अब तो तो काफ़ी दूर निकल आए हैं। काफ़ी स्ट्रगलिंग फेज़ भी रहा होगा वो। देखिए वो ज़ाहिरन बहुत स्ट्रगलिंग फेज़ था मेरे लिए, जी। बहुत ज़्यादा उस वक़्त तो आप समझिए कि जब मैंने ये महसूस किया और मुझे लगता है कि हम सब लोग जितने लोग भी इस कमरे में हैं या जो एक बार कमाना शुरू कर देते हैं, कि जैसे ही आपकी सैलरी बंद होती है ना, हुँ, हुँ, हुँ। तो हर घंटे में अगर आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हैं घर की और आपको घर से पैसे नहीं लेने या नहीं ले सकते हो आप। मेरे केस में ये प्रिविलेज नहीं थे। बहुत सारे लोगों को हो सकता है लगता है इसको सपोर्ट रहा होगा ये, लेकिन ऐसा था नहीं मेरे साथ में अच्छा। कि मेरे पास वो प्रिविलेज थी नहीं कि मैं घर से पैसे ले सकता हूँ। तो आप समझिए कि हर दूसरे घंटे, हर घंटे जब तक कहीं भूल गया तो भूल गया, नहीं तो ये चीज़ ज़रूर सताती रहती थी कि यार कैसे होगा? मतलब ये पैसे कैसे आएँगे? तो ये हर दिन, हर घंटे का थॉट था। अब इससे डील करना बड़ा मुश्किल काम था। बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार ये एजेंडा पकड़ लो, ये ऐसा कर लो, ये कर लो, दुनिया भर के जो लेकिन मैंने कहा फिर वो मेरा काम रह नहीं जाएगा। जो मैं करना चाहता हूँ, जिस तरह की स्टोरीज़ मैं लाना चाहता हूँ सामने, वो मैं फिर ला नहीं पाऊँगा। और इसमें बहुत सारे ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने बहुत मुश्किल समय पर 500 हज़ार रुपए भेज कर के मेरी मदद की है और मीडिया के भी बहुत सारे दोस्त हैं। तो अब इसमें ये कहना कि कि मुश्किल दौर था, संघर्षों का दौर था, लेकिन इसमें मुझे अकेला पड़ने नहीं दिया, ख़ास करके लोगों के कमेंट्स ने, जिन्होंने वीडियो देखा कि यार आप अच्छा काम कर रहे हो और वो कमेंट एक आप समझिए कि किसी ने आपको प्यार भरी 2 बातें लिख दी, तो वो कमेंट आपके लिए संजीवनी की तरह काम करता था सही कि यार बात है, चलो हाँ। आप अब जो है चीज़ें शायद कर सकते हो। वो एक तो मोटिवेशन बनता है इंसान के लिए। जी, जैसे कि किसी ने बड़ा आपको ज़िक्र करता हूँ कि किसी ने मुझे बोला जब मैं निकला जी। जर्नलिज़्म करने के लिए, तो पहला वीडियो या दूसरा वीडियो मैंने पोस्ट किया था, तो किसी ने लिखा कि यार डंडी पे माइक लगा के एक और पत्रकार निकल गया। हाँ। मैं पहले तो हँसा इस पे कि यार फिर मैंने अपना माइक देखा, मैंने कहा यार ठीक है। लेकिन फिर थोड़ा-सा दिल भी दुखा कि यार बताओ कभी हम बड़े-बड़े बैनर्स के माइक लेकर के घूमते थे
कि चलो उस पे टाइम्स ऑफ इंडिया लिखा है या फिर आज तक लिखा है या फिर न्यूज़ 18 लिखा है। माइक माइक नहीं भी होता था तो एक ये होता था कि अगर हमारे पास जो आईडी कार्ड है वो आईडी बहुत कार्ड। पावरफुल है, एक संस्थान से जुड़े रहने जी। के अपने फ़ायदे होते हैं। तो फिर मैंने फ़ोन किया अपने भाई साहब को, मैंने कहा कि मेरे से हो नहीं पाएगा ये। तो बोले क्या ओह! बात हो गई? तो मैंने कहा यार जो मेरे साथ काम करते थे वही मज़े ले रहे हैं अब। वो कह रहे हैं कि क्या करोगे वापस आ जाओ। तो मेरे से होगा नहीं, मैं वापस आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है वापस आना है तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और वो तो बड़ा आसान है, वो तो कभी भी कर सकते हो। बट ये बताओ कि तुम्हें कितने लोग मीडिया में जानते होंगे? तुम्हारे यार दोस्त कितने होंगे? हुँ, हुँ। तो मैंने उनसे कहा कि भाई 100 डेढ़ 100 लोग तो होंगे ही, मतलब चाहे 30-40 मेरे बैच के आईएमसी में रहे होंगे, कुछ लोग डीयू के होंगे, कुछ लोग वैसे बाकी दोस्त होंगे जो मीडिया में बने, 150 के आस-पास वो होंगे, लोग जो मुझे कम से कम जानते ही हैं। तो बोले यार तुम 150 लोगों के लिए जर्नलिज़्म कर रहे हो कि डेढ़ करोड़ लोग 150 करोड़ के लिए जर्नलिज़्म करने सही जा रहे बात हो? है, बिल्कुल सही बात है। और 150 करोड़ लोगों में से अगर 1% भी लोग आपके साथ आ गए, बहुत बड़ी संख्या है बहुत वो। बड़ी संख्या। तो उस बात को मैंने गाँठ बाँध लिया। फिर उसके बाद से मैं नेगेटिव कमेंट्स को हमेशा, अब मुझे नेगेटिव कमेंट्स देखता हूँ तो 4 होंगे, लेकिन आपकी तारीफ़ के कमेंट जो है 40 होंगे। तो कई सारे लोग ये कहने शुरू कर देते हैं कि यार मुझे ट्रोल किया जा रहा है। मैं नहीं करता हूँ। मैं ये नहीं कहता, मुझे लगता है कि अगर आप जिस चीज़ पर फ़ोकस कर रहे हो, वो आपको देखने की ज़रूरत है। आप पॉज़िटिव पर क्यों नहीं कर रहे हो? लोगों को जो अच्छी लग रही है आपकी बातों से, मुझे मैं बताऊँ कि कितने लोगों को फ़र्क पड़ता है। बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेजेस किए कि सर आपकी बातों को, आपके वीडियोज़ को देखने के बाद अब मेरे मन में इस कम्युनिटी के लिए नफ़रत नहीं है। या उस कम्युनिटी के लोगों ने कहा कि सर हम हमारी जो सोच थी वो आपने बदल दी। ये बहुत बड़ी बात है। यही तो हासिल है। ये बहुत बड़ी बात है यही तो हासिल है कि मैं ज़िंदगी में किसी एक इंसान को ये यकीन दिला सका कि नहीं, आप कि आप मोहब्बत की कोई जर्नलिज़्म को बहुत जात गलत धर्म नज़र नहीं से है। देख रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल। तो वही है कि जर्नलिज़्म, बिल्कुल आपने सही कहा कि जर्नलिज़्म को जर्नलिज़्म के तरीके से नहीं कि फलाने ने ये किया, हुँ, उन्होंने हुँ। ये किया, वो ये कर रहे हैं तो आगे बढ़ गए हैं। कि हमारे ऐसे ये काम में उस कहानियों में मुझे कोई इंटरेस्ट है नहीं। वो गपबाज़ी में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, किसी ने कौन-सा तीर मार लिया था। जी। मेरी सिंपल सी बात ये है कि मेरे सामने जो समस्याएँ हैं, गिवन द सर्कमस्टेंसेस कि आपको सर्कमस्टेंसेस कि आप आपकी गवर्नमेंट आपके पीछे है या फिर लोगों पर हमने देखे हैं कि पत्रकारों पर केसेस होते हुए भी, उन सब सिचुएशंस में होते हुए भी क्या आप जो संवैधानिक मूल्य हैं, जो आपके अपने मूल्य हैं, जो पत्रकारिता का धर्म है, वो निभा पा रहे हैं कि नहीं? 10% भी अगर आप निभा पा रहे हैं, तो मेरी रिस्पेक्ट आपके लिए। सर वाह! मतलब जर्नलिज़्म को लेके जो लोगों की सोच आपने बदली है, हैट्स ऑफ टू यू क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लोगों के अंदर जर्नलिज़्म को लेके जो मैं कमेंट्स वगैरह देखती हूँ, बहुत नेगेटिव पॉइंट्स उठते हैं इसको लेके। और जैसे कि आपने बताया आपने इतने लोगों की सोच बदली है, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। सर आप ना डॉक्यूमेंट्री मेकिंग भी करते हैं और आपकी एक फ़िल्म है जो मैंने मतलब सुना है जिसके बारे में फुट लॉस हुँ, अ स्टोरी ऑफ बिलॉन्गिंग। हुँ। तो इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में आप थोड़ा-सा हमें बताएँगे? आप से मेरा सवाल ये है कि आपने पिछले कुछ सालों में जी, अपने देश में सबसे ज़्यादा जी। अपने घर में, परिवार में, दोस्तों में किस चीज़ का डिस्कशन देखा? किस धर्म चीज़ आया है? धर्म आया है? हाँ जी, बिल्कुल आया है। जाति आई है? जाति आई है। पहले जो पहले का जो टाइम था या पहले का ये था, ऐसा नहीं है कि तब चीज़ें थी नहीं, तब भी थी। अच्छा, लेकिन कम से कम जो हमारे संस्थान हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि जुडिशरी हो गया या फिर जो हमारे नेता मंत्री हो गए या फिर हमारे बाकी के लोग हो गए, इवन जो 4 पिलर्स के अलावा भी जैसे डॉक्टर्स हो गए, या फिर कभी हमने ये नहीं सुना हुँ, हुँ। कि यार बीच सड़क पर किसी आदमी को उसके धर्म की वजह से पीट-पीट कर खाने की वजह से मार दिया गया, ठीक है। उससे पहले हमें ये नहीं सुनने को मिलता था कि यार कोई भंडारा कर रहा था, उसमें किसी ने किसी की जाति पूछ ली, किसी का धर्म पूछ लिया कि फलाने की जय बोलो आप तो आपको खाना मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा, है ना? तो हमारे देश की जो है वो पहचान कभी इस तरह से थी नहीं। बिल्कुल। डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहा हूँ। हुँ, तो अगर आपने देखा हो तो ब या पढ़ा हो न्यूज़ में कि रोहिंग्या आ गए हैं हमारे यहाँ, हाँ। ठीक है? या हमारे यहाँ पाकिस्तान से हिंदू आए हैं। हुँ, हमारे यहाँ दलाई लामा के तिब्बतन रिफ्यूजी जी, हैं जी। यहाँ पर, ठीक है? आपका पूरा वो कौन-सा मार्केट है वहाँ पे, जो तिब्बतन मार्केट है, मजनू का टीला। अच्छा, हाँ।
इसके अलावा अफ़गानिस्तान से बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पर, हमारे देश में रह रहे हैं। तो दुनिया भर के बहुत सारे कम्युनिटीज़, बहुत सारे धर्म के लोग हमारे यहाँ पर हाँ, शरण लेने के लिए, जी, रिफ्यूज खोजने के लिए आए हुए हैं। और उन सबका ये मानना रहता था, हमेशा से एक विश्वास था कि चाइना में उनके माइनॉरिटीज़ को ढंग से ट्रीट नहीं किया जा रहा था, इसलिए वो इंडिया आए। यार यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, हमारा भले ही हो सकता है कि हम बुद्धिस्ट हैं, लेकिन वहाँ पर जो हिंदू हैं वो हमारे साथ गलत नहीं करेंगे। सिमिलरली आपने देखा होगा कि जो पाकिस्तान के जो माइनॉरिटीज़ थीं, पाकिस्तान में उनके साथ गलत हुआ। क्रिश्चियंस और हिंदूज़ के साथ बहुत अत्याचार हुआ। जी, वहाँ के लोग भी हमारे यहाँ पर आए। आए, बांग्लादेश के हिंदू, बांग्लादेश के मुस्लिम सारे लोग आए हुए हैं, आए, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। बिल्कुल आए। तो जो हमेशा से भारत देश रहा है, उसकी पहचान एक इस तरह से थी कि वो अपनी माइनॉरिटीज़ को लेकर के, अपने धर्म को लेकर के एक सेक्युलर देश है और वो किसी पर थोपता नहीं है, ठीक है? जी, हमने ये चुना कि जो कई लोग सवाल भी पूछते हैं कि यार पाकिस्तान में चले जाते सारे मुस्लिम्स तो कैसा होता, कितना अच्छा होता है, चले क्यों नहीं गए? तो बात तो यही थी ना कि चले नहीं गए क्योंकि जो हमारे पूर्वज थे, पुरखे थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि पाकिस्तान होगा मुस्लिमों का देश, जी, लेकिन हिंदुस्तान मुसलमानों हिंदुओं, हिंदुओं, मुसलमानों का नहीं, इंसानों का देश है। इंसानों का देश। तो ये जो एक फ़र्क है, वो बहुत शुरू से चला आ रहा था, जो अभी बदलने की जो है कोशिश की जा रही है, उस पर राजनीति की जा रही है। बदलेगा तो क्या है, बदल नहीं सकते हो आप, लेकिन उस पर एक राजनीति की जा रही है। राजनीति की जा रही है, हाँ, हाँ, बिल्कुल। कुछ लोग उसके चक्कर में मारे भी जा रहे हैं और नफ़रत भी फैल रही है। तो मेरा जो पॉइंट है उस फ़िल्म में जो था, जी, वो यही था कि कैसे हमारा देश जो हमेशा से एक सेक्युलर जो वैल्यूज़ हैं, उनको लेकर के चल रहा था, अपनी माइनॉरिटीज़ के लिए गलत नहीं सोचता था, दूसरे की माइनॉरिटीज़ को बल्कि अपने यहाँ शरण दे रहा था। आज वो खुद अपनी माइनॉरिटीज़ के लिए कितना इंटॉलरेंट हो चुका है ओके, और कितना मतलब लिंचिंग और इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं। तो ये बेसिकली ये कोर आइडिया था हमारी फ़िल्म का। अच्छा। जी। तो आप जो बेसिकली डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाते थे, तो उसके लिए आप मतलब किस तरीके का संदेश आप लोगों को देना चाहते थे? ये तो एक देश से जुड़ा हो गया। और आप किस-किस तरीके का आप सोचते थे कि हाँ, लोगों को ये चीज़ें भी पता चलनी चाहिए? जी। अच्छा आप ये बताइए कि मान लीजिए पाकिस्तान का हुँ, कोई एक मुस्लिम जर्नलिस्ट है, अच्छा, हाँ। ठीक है? हुँ, और वो वहाँ के जो हिंदू हैं, वहाँ के जो क्रिश्चियंस हैं, उन पे जो बीत रही है, उनकी जो परेशानियाँ हैं, उसको वो अपनी मीडिया में कवर कर मुखरता से कह रहा है। अच्छा, हुँ, आपको वो इंसान कैसा लगेगा? सही बात है। सही लगेगा? हुँ, तो फिर मुझे गालियाँ क्यों देते हैं आप लोग? जो सिंपल सी बात ये है जी, कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के दर्द को अगर आप समझना चाहते हैं, तो आप पाकिस्तान में हिंदुओं से पूछिए कि किसी देश में माइनॉरिटी होना क्या होता है? लेंस बदल के देखिए। हुँ, हुँ, जब आप रहते हो तो उनको कितना डर रहता है, कितनी तरह की मुश्किलें होती हैं। हम नहीं है पाकिस्तान। हम ये नहीं कह रहे हो कि उनके वहाँ तो बहुत मुश्किल हमारे यहाँ नहीं ये हमारे नहीं नहीं होता है ये सब चीज़, ये तो अच्छी बात है। तो बहुत हमें अच्छी बात और बेहतर बनना है ना, हमें हुँ, पाकिस्तान क्यों बनना है? हुँ, हुँ, तो मेरा जो मैसेज था, वो यही था कि दुनिया के देश में क्या हो जा रहा है, वहाँ का लेके आ रहे हो कि यार पाकिस्तान में गड़बड़ हो रहा है तो हम यहाँ करेंगे। अरे यार तुम क्यों पाकिस्तान बनना चाहते हो? बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ गलत हो तो हम यहाँ के फिर वही बात कि आप क्यों उनसे सीख रहे हो भाई? आप तो उनसे बेहतर हो ना, आप कह रहे हो ना बेहतर हो आप। आप अपनी बिल्कुल, माइनॉरिटीज़ को अच्छे से ट्रीट करते हो, तो आप उनके जैसे क्यों बनना चाहते हो? आप उनके जैसे बनोगे, तो वैसी इकॉनमी होगी आपकी, वैसे ही तख्ता-पलट होगा, वैसे ही भुखमरी होगी और वही वैसे ही हालत हो मुश्किलें होंगी जाएगी। आपको। जी, तो यही मैसेज था मेरा कि भाई वैसा नहीं बनना है, हमको और बेहतर बनना है। हम हमारा कॉम्पिटिशन पाकिस्तान से नहीं होना चाहिए, हमारा कॉम्पिटिशन बाकी डेवलप्ड नेशंस के साथ में होना चाहिए, जहाँ पर इंस्टीट्यूशंस आज़ाद हैं, जहाँ पर लोग अपनी मुखरता से बात रखते हैं, जहाँ पर प्रोटेस्ट करने की आज़ादी है, जहाँ पर पत्रकारों को देशद्रोही और इस तरह की चीज़ों से नहीं नवाजा जाता है। अच्छा तो क्या जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज़्म आप जो करते हैं या जी। इसकी जो बात हम लोग कर रहे हैं, इसमें जैसे मीडिया में लोग कहते हैं कि खुलकर इंसान नहीं बोल सकता, बहुत सारी बाउंड्रीज़ होती हैं। हुँ। तो इसमें क्या कोई किसी तरीके की कोई बाउंड्रीज़ होती हैं या इसमें आप अपनी बातों को सीधे तरीके से रख सकते हैं? मुझे तो लगता है कि हम लोग ज़्यादा वैल्यूज़ और बाउंड्रीज़ को फ़ॉलो करते हैं रेदर देन जो मेनस्ट्रीम है। अच्छा।
तो क्योंकि समस्या ये है कि द मोमेंट हम कुछ गलत फैक्ट रखेंगे, जी। हम पर केस हो जाएगा। हमें तमाम सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आपने देखा कि इतने सारे नोटिसेज़ के बावजूद, इतने सारे ऑर्डर्स के बावजूद हमारे जो चैनल्स चल रहे हैं हुँ, हुँ। फ़िल्म सिटी में, वो सारे के सारे चल रहे हैं, आज भी नफ़रत फैला रहे हैं। हमने तो कभी नहीं कहा कि हम नफ़रत करिए, हम तो ये कह रहे हैं कि सबसे प्यार करिए। हम उसमें गलत हो गए, बाकी के लोग सही हैं। सही हो गया। तो समस्या ये है कि वो तो जर्नलिज़्म कर ही नहीं रहे हैं, तो उसको उसके उसका ज़िक्र करना ही बेकार है। कौन-सी बाउंड्रीज़, वैल्यूज़ वो हमारे भरोसे हमसे उम्मीद की जाती है कि हम केरला चला जाएँ। अब मैं पिछले दिन किसी को बता रहा था कि यार मैं 4-5 दिन तक बाइक चला करके सर्दी के मौसम में दिल्ली से असम गया था एनआरसी सीएए प्रोटेस्ट को अच्छे से कवर करने के लिए। अच्छा। अब मैं असम पहुँचा ही था तब कि किसी ने वहाँ नीचे कमेंट किया, मैंने अपलोड किया रिपोर्ट कि बोले, "अबे असम क्या दिखाता है, केरल जा।" मैंने कहा यार अभी तो मैं असम आया हूँ, मैं केरल कैसे चला जाऊँ? तो आप लिमिटेशन नहीं समझ रहे हो, आप जिसके पास दर्जनों सैकड़ों रिपोर्टर्स हैं, उनको भेजो ना यार आप। जिन जिन मीडिया हाउसेस में हम काम करते थे, पूरे देश में आपके रिपोर्टर हैं, भाई किसी को भेज दो। सही बात है, हाँ। उनसे आप क्यों नहीं माँग करते हो? आप न्यूज़ 18 हो गया या बाकी हो गए, दुनिया भर के जो एंकर्स हैं, दिन भर वहाँ शो चलाते रहते हैं, आप उनको भेजो ना भाई, उनसे काम करवाओ। उनसे तो आप इज़राइल, यूक्रेन पे वॉर चल रही है, वहाँ का कवरेज दिखा रहे हो आप और वहाँ की भी कवरेज कैसे दिखा रहे हो कि आज उड़ जाएगा, आज ये हो जाएगा। तो ठीक है, वो आप अपने हिसाब से करिए, लेकिन कम से कम कुछ ढंग का जर्नलिज़्म भी तो करिए। 5% तो करिए, आपके पास इतना सारा रिसोर्सेज़ है, इतने सारे रिपोर्टर्स हैं, इतने सारे कैमराज़ हैं, लेकिन सारी उम्मीद हमसे है। रवीश कुमार क्यों नहीं कर रहा? वो बेचारे अपने खुद एक कैमरा लगा के अपना वीडियो बना रहे हैं। अभिषार शर्मा ने ये कवर नहीं किया, उनका भी वही हाल है, फ़ोन ऑन करके वो चालू हो जाते हैं। अजीत अंजुम जी उन्होंने चलो ठीक-ठाक वीडियो बना तो आप इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट से क्या उम्मीद कर रहे हो? कि ये क्या कर ध्रुव राठी कब ऐसी-तैसी कराया सब ध्रुव राठी की सारी ज़िम्मेदारी है देशभक्ति करने की। तो जो लोग भी मतलब छोटे-छोटे रिसोर्सेज़ के साथ में थोड़ा-थोड़ा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, सारी ज़िम्मेदारी इनकी है। क्योंकि वो काम कहीं न कहीं अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल मैं बिल्कुल इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि इस इन लोगों का बल्कि इस देश का शुक्रगुज़ार होना चाहिए, जी। जिन्होंने इस यूथ के 5-10 लोगों को भी बदला है। कि यार इस नफ़रत की आँधी में कुछ लोगों ने ढंग की बात की, लॉजिक की बात की कि भाई देखो ये आपकी गवर्नमेंट कर रही है। उनका अब ये नहीं होना चाहिए कि आपका नहीं, नहीं उनका तो पॉलिटिकल इंक्लिनेशन ये है, उनका ये उन उसकी जो भी बात किसी का कुछ भी थॉट हो, हुँ। उसकी सबकी रिस्पेक्ट और सबकी बराबर की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जिसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है, जिसकी समझ नहीं है, उसको मैं नहीं मानता हूँ कि वो मतलब वो कोई भी स्टैंड ले सकता है, फिर कोई ढंग की बात कर सकता है। आप अपने लॉजिक की बात करिए। आप अपने मन में मत रखिए, उसको सामने लाइए, बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, कौन गलत है, कौन सही है। आप अगर हम गलत हैं, तो हम स्वीकार करेंगे उसको। ये समझ क्यों नहीं है आपको कि सीधे खारिज कर देना लोगों को? ये मुझे लगता है बहुत खराब है और सच में शुक्रगुज़ार होना चाहिए ऐसे लोगों का जिन्होंने इस टाइम पर भी कम से कम किसी भी मीडियम से अपनी बात बात लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है। की है। जी, बिल्कुल। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आजकल क्योंकि जहाँ पर लोग बोलने से कतराते हैं, वहाँ पे वो इंसान अपनी बात खुलकर रख रहे हैं कम से कम। जी। बहुत बड़ी चीज़ है ये। सर, आप ना बहुत अलग-अलग जगहों पे जाते रहते हैं। हुँ, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं अलग-अलग जगहों पे। हुँ। अभी तक का कोई बहुत अच्छी जगह तो सारी अच्छी, कोई ऐसी प्लेस जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया हो या फिर वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आई हों जो लोगों तक नहीं पहुँची थी और आपने पहुँचाई? बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, लेकिन मुझे जो भी अभी तुरंत फौरी तौर पर याद आ रहा है, वो कश्मीर है। जी। कश्मीर में एक कश्मीर का सबसे आखिरी गाँव था, आई थिंक मैं 2022 में वहाँ पर गया था। हुँ। उस गाँव का नाम है सरबल। तो उसकी रील बहुत लोगों ने पसंद की थी, बहुत लोगों ने देखा था उस वीडियो को। तो उसमें वही था कि एक छोटा-सा गाँव है, जो 5-6 महीने के लिए आई थिंक 4-5 महीने के लिए बंद होता है, जब तक वहाँ पर बर्फ़ पड़ती है। अच्छा। स्कूल नहीं है वहाँ पर, छोटा-सा स्कूल है, उसमें 4-5 बच्चे थे, कोई हॉस्पिटल नहीं है। अब सोचिए कि ये कहानी, कितने मीडिया वाले इसमें इंटरेस्टेड होंगे दिखाने में, कि एक स्कूल है, वहाँ के बच्चे क्यों नहीं हैं? आप कहते हो ना आपका कश्मीर है, आपका लद्दाख है, आपका ये है, आपका वो है, यहाँ तक हम हमारे शेर हैं, चीता हैं, जो भी आप बात करते हो, जिस तरह से भी आप जिस एडजेक्टिव का इस्तेमाल करें आप। वहाँ पर स्कूल क्यों नहीं? वहाँ पर हॉस्पिटल क्यों नहीं? वहाँ पर दिल्ली जैसे या फिर मुंबई जैसे सुविधाएँ सुविधाएँ क्यों एक नहीं है? आम आदमी को है, वो क्यों नहीं? तो ऐसी कहानियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं।
अभी इस बार अभी 2-3 महीने पहले मैंने एक स्टोरी की, पुंछ सेक्टर है, पुंछ में एक जगह है, खड़ी करमारा, अच्छा। तो वो पीओके पर है ओह! बिल्कुल पीओके पर है, तो वहाँ पर क्या होता है कि पहाड़ है और पहाड़ों के ऊपर से ऊपर जो इंडियन आर्मी होती है, वो माइन्स लगाती है ताकि पाकिस्तान के लोग उधर से इधर ना आ पाएँ। हुँ, लेकिन होता क्या है कई बार वो माइन्स बारिश होती है, तो मिट्टी थोड़ी-सी हिलती है और वो माइन्स लुढ़क करके नीचे खेतों में आ जाते हैं। तो खेतों में आ जाते हैं, तब लोग अपना काम काम करने जा रहे हैं, खेत कटाई कर रहे हैं, तो उनका पैर पड़ गया और पैर उड़ जाता है। ओह! तो अब ये कहानियाँ बताइए कि आप शायद नहीं मिलेगी आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में, लेकिन आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी आपको कहानियाँ इस तरह की। तो ये जो कहानियाँ हैं, वो कौन कहेगा? वो क्या वो जो बॉर्डर पर आदमी है, वहाँ पहुँचना मैंने माना कि बहुत मुश्किल है, बहुत दूर है। लेकिन जब मैं पहुँच सकता हूँ, मैं वहाँ की कहानी कह सकता हूँ, तो मेन स्ट्रीम मीडिया विथ लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज़ एंड मैन पावर वो क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल। ल तो मुझे लगता है कि ऐसी कहानियाँ हैं जो मुझे सच में रोमांचित करती हैं और मुझे लगता है कि सही में मैं कुछ इम्पोर्टेंट कर रहा हूँ। मैं अगर उन उ उस जिनके पैर टूटे हैं, उनमें से आप अगर आप समझिए कि उनकी जो माँगे हैं, डिमांड्स तो नहीं कहूँगा, जो उनका राइट है बेसिकली, वो क्या है? उनकी राइट क्या है कि सर मुझे एक साइकिल मिल जाती जिससे हाथ से चलाने वाली, ठीक है। उनकी माँगे क्या हैं कि सर हमारी जो पेंशन सरकार ने वादा किया था, वो भी नहीं मिला हमें। तो बताइए इतनी छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, इतने बड़े देश में, अब दुनिया भर की डकैती करते रहते हैं मोदी जी और जितने भी नेता हैं, मतलब नेता कोई भी जी। पीएम-सीएम बन जाए और वहाँ के आदमी को पिछले 10 साल, 12 साल हो गए, उसको यार साइकिल नहीं दिला पाए, किस तरह की मतलब अ, किस तरह की उम्मीद आपसे करें? ऐसी जगहों पर आप जाओगे तो आप खुद उदास हो जाते हो कि यार हम कुछ कर सकते हैं क्या इसमें? लेकिन हम कितने लोगों को करते हैं? हम नहीं कर सकते, हम नहीं बदल सकते, हमारे पास वो नहीं हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, जिसको हमने चुन करके भेजा है, क्यों चुनते हैं भाई हम नेताओं को, हम बताइए? हम अपने देश के नेताओं को क्यों चुनते हैं? आपने कभी सोचा इस सवाल के बारे में कि रीज़न क्या है? हम भाई उनको क्यों चुनें? किसी को हम वोट क्यों देने जाएँ? इतना पैसा हज़ारों करोड़ रुपए हम क्यों उन पर बर्बाद करें? सिर्फ़ इसीलिए कि वो बैठ के वहाँ पर लड़ाई-झगड़ा कराएँ, दंगे करवाएँ? नहीं, सिंपल सी बात है कि हमने उनको चुना हुआ है कि भाई ऐसा है कि हमारे बिजली, पानी, रहने-खाने का, सड़क का, हर चीज़ का इंतज़ाम आपको करना है। इसलिए आप टैक्स का पैसा देके मौज करवा रहे हैं हम लोग। जी, हाँ। लेकिन आप करते क्या हो? आप तो आपको लगता है आप तो राजा हो। तो ये मुझे लगता है कि बदलना चाहिए इस देश में और ये बदलेगा। जितने ज़्यादा लोग जागरूक होंगे, उतने ज़्यादा बदलेगा, लेकिन लोग चाहते ही नहीं हैं। चाहते नहीं कि हिंदू-मुस्लिम पुश करते रहो, मोदी जी ही बचा रहे हैं आपको या फिर कोई और राहुल गांधी बचा राहुल रहे हैं गांधी आपको। बचा रहे राहुल हैं। गांधी मुस्लिमों को मसीहा हैं। केजरीवाल ने ही तो सारा स्मॉग अपने खुद सोख लिया है, नहीं तो पता नहीं क्या हो दरअसल जाता। नेताओं को आपस में ही लड़ने से फुर्सत अपनी सत्ता बचाने के लिए आप मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हो, आप जुडिशरी का इस्तेमाल कर रहे हो, आप सबको खरीद रखा है आपने। नहीं। हुँ। ये हो रहा है हमारे देश में। उससे क्या हो रहा है कि जो आम जनता है, वो सही मुद्दों पर आ ही नहीं पा आ रही ही है। नहीं पा रही, सही बात उसके लिए रोटी, कपड़ा, मकान और ये सब चीज़ें इश्यू ही नहीं रह गया। उसके लिए क्या इश्यू रह गया? जाति, धर्म बचाना। नेम प्लेट की राजनीति शुरू हो गई है, इससे पहले जाति की शुरू हो रही थी। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो दूर करती हैं हमको हमारे असल मुद्दों से। अब जो मैंने असल मुद्दा आपको बताया कि असल मुद्दा ये है कि भाई वो आदमी नहीं जा पा रहा, वहाँ से पुंछ तक जाने के नहीं। लिए उसको ₹1000 किराया देना पड़ता है। वो अच्छा। आदमी जिसका तुम ₹1500 तुम्हारा या ₹4000 तुम पेंशन मिल रही है उसको, वो कहाँ से जाएगा 4 बार इलाज करवाने के लिए अपना या कोई बात वो बाज़ार जाने के लिए उसको ₹1000 खर्च करने पड़ रहे हैं इस बार के जिसका पैर टूट उड़ गया, वो भी आर्मी का काम करते हुए, देश के लिए काम करते हुए। तो बताइए। ये तो हालात हैं। अब हाँ, आपके सवाल पे कि ऐसी स्टोरीज़ मैं करना चाहता हूँ। ऐसी स्टोरीज़ मुझे खुद शांति देती हैं, भले उन पर व्यूज़ ना आए, कुछ भी ना हो, कोई ना देखे। तो क्या जैसे इतनी सारी आपने जो स्टोरीज़ करी हैं और जैसे आपने इन गाँवों के बारे में बताया सच बताऊँ तो मुझे भी नहीं पता था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पता चला एग्ज़ैक्टली ये चीज़। वहाँ पे कुछ इसका आपकी वीडियोज़ जो इतनी ज़्यादा जगह गई होंगी, लोगों ने देखे होंगे ऑब्वियसली, तो उसपे कोई असर पड़ा वहाँ पे? क्या देखिए, सरकार तक सब वो चीज़ पहुँची? काश कि सरकार इस चीज़ को समझ पाते कि हम पत्रकारों का काम क्या है और वो क्यों ज़रूरी है। बिल्कुल, बजाए हाँ। इसके कि केस फाइल कर दो, अच्छा इसने बदनामी करा दी हमारे राज्य की, हमारी जगहों की बदनामी करा दी। हम बदनामी नहीं कर पत्रकारों का काम ये नहीं है कि हम किसी का विरोध करें। हुँ। इस पार्टी का विरोध करें, उस पार्टी का विरोध करने वाला पत्रकार, जो कई बार लोग कहते हैं, "अरे! आप मोदी जी का विरोध कर रहे हैं।" मैं कहूँ, "भाई, राहुल गांधी को आने दो, उनका भी ऐसे ही विरोध करूँगा मैं। आप केजरीवाल को सीएम बनने दो, ममता बनर्जी को जो भी पीएम बनेगा,
जो भी जिसकी भी ज़िम्मेदारी होगी उसी को तो मैं बोलूँगा। बिल्कुल। किसको बोलूँगा मैं? तो बहुत ही सिंपल सी बात ये है कि अगर सरकार ये समझ जाए हुँ। कि यार यहाँ पर एक स्पेसिफिक इश्यू है, उसको किसी पत्रकार ने हाइलाइट किया है, तो हमें उसको देखना चाहिए जाके और वही उसकी मैं मदद करनी मतलब चाहिए। हाँ, तो वही हम तो जानना चाह रही मैसेंजर हैं थी। ना, हम तो जी, मैसेंजर हैं। मीडिया का क्या मीडिया आया कहाँ से? मीडियम, मीडियम एक ज़रिया सरकार है, हाँ। और जनता के बीच का मीडियम। जी। हम वही काम कर रहे हैं, तो हमें देशद्रोही और ये ऊट-पटांग की चीज़ें बोलते वक़्त हालाँकि आपके सवाल पर मैं आता हूँ कि ऐसा हुआ है कई बार। जैसा कि हालाँकि 2-3 साल हो गए इसको इस बात को, लेकिन मुझे जो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी सी स्टोरी है कि मैंने रिपोर्टिंग करी कि अच्छा। एक गाँव में अमेठी का एक गाँव था जहाँ पर पहले राहुल गांधी थे, हुँ, हुँ। फिर स्मृति ईरानी स्मृति सांसद ईरानी बनी, थी। जी। अभी राहुल गांधी के वो प्रियंका पार्टी से जी, किशोरी लाल जी हैं। जी। तो उस गाँव में पानी बहुत खारा आता था। उस खारे पानी की रिपोर्टिंग मैंने की और उसकी वजह से वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था, वो एक्टिव हुआ। वहाँ पे पानी की टंकी साफ पानी की टंकी लगाई गई, जिसकी वजह से बहुत सारे जो बच्चे बेटियाँ थीं, वो उनको स्कूल जाने में देरी होती थी, 4-4, 3-3 किलोमीटर पर उनको लाद कर पानी लाना पड़ता था छोटे-छोटे कामों के लिए, वो बंद हो गया। तो उस गाँव से 2-4 गाँव थे, वो बहुत खुश हुए कि यार जो काम राहुल गांधी ने इतने सालों तक रहने के बाद नहीं कराया, जो काम स्मृति ईरानी ने नहीं कराया, वो सर आपकी एक रिपोर्ट ने करा दिया। तो ये होती है खुशी, जो हमें लगता है कि यार चलो जैसी दुनिया हमें मिली थी, उसको हमने थोड़ा-सा बेहतर बनाया अपने काम की वजह एक सही रास्ते पे चल रहे हैं हम, ये लगता है एक टाइम पे। बिल्कुल। सर, हम ना अभी कश्मीर की बात कर रहे थे और जब से आर्टिकल 370 हटा है, कश्मीर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा है। तो आर्टिकल 370 हटने के बाद आप मतलब जैसे आप गए हैं, देखा, तो कुछ चेंजेज़ आए हैं वहाँ पे या अभी भी वहाँ पे चीज़ें वैसी ही हैं? देखिए मैं कहता हूँ कि आपको इस कमरे में बंद कर दिया जाए, हुँ, इस कमरे से बाहर ना जाने दिया जाए, हुँ। आपकी कोई आज़ादी ना हो। आपको पूरा सोने-चांदी के गहने दे दिए जाएँ, सोने-चांदी के बर्तन सब कुछ दे दिए जाए। आप एक टाइम के बाद बोर हो जाओगे, बिल्कुल। क्या करोगे उसका जब कोई मतलब ही नहीं, जबकि आपकी पर्सनल फ्रीडम, पर्सनल आज़ादी आपकी है। तो वही सेम सीन कश्मीर के साथ में है। अच्छा। कश्मीर में कुछ भी आप कर दो, कुछ भी, लेकिन जब तक लोगों को, वहाँ के लोगों को वो फ्रीडम नहीं मिलेगी, फ्री महसूस नहीं करेंगे, हुँ, तब तक मतलब मुझे लगता है कि किसी भी तरह की कोशिश, जो सबसे पहली कोशिश होनी चाहिए आपकी, वो फंडामेंटल राइट उनका ये है कि वो फ्री महसूस कर सकें इस देश के अंदर। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, हुँ, मुझे इस बार मैं जा रहा था, तो वहाँ पे क्या होता है, चेक पॉइंट्स होते हैं। चेक पॉइंट्स पर आपको कश्मीर में जैसे शाम होती है, तो अंदर का केबिन लाइट ऑन करनी होती है ताकि जो चेक पॉइंट्स पर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, वो देख सकें कि अंदर कौन है, क्या कहीं कोई हथियार तो नहीं लेके घूम रहा है, कुछ नहीं हो। तो लाइट ऑन करनी पड़ती है और हेडलाइट ऑफ करनी पड़ती है, ताकि केबिन के अंदर उनको साफ-साफ दिख सके। तो एक कॉमन प्रैक्टिस है। मैं गया, मुझे तो नहीं मालूम है ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं। मैं गया, उन्होंने कहा कि आके उसने बिल्कुल डाँट के मुझसे बात किया, जो वहाँ पे ऑफ़िसर थे, कि तुमको मालूम नहीं है ये ऐसा करना पड़ता है? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। तो अब आप सोचिए कि इस चीज़ से, ये छोटी-सी चीज़ है हुँ, हुँ। और इसका दूसरा पहलू ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि यार वहाँ पे ये सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी नहीं है या फिर वो नहीं है। मुझे लगता है कि क्या कुछ और हो सकता है? ये चीज़ है वहाँ पे, एक्ज़िस्ट करती है। मतलब सिक्योरिटी थ्रेट है, चीज़ें बेहतर नहीं, और सिक्योरिटी को मेंटेन करने की सरकार की ज़िम्मेदारी है, और सरकार की जब अपनी चीज़ें इम्पोज़ करती है, तो उससे नॉन लोकल्स को सॉरी, लोकल्स और नॉन लोकल्स दोनों को ही दिक्कत होती है, लोकल्स को ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अब वहाँ पर परेशानी तो है। तो जो ये मूल समस्या है कि हर जगह डर, डर। कभी भी कुछ भी हो जाएगा, किसी को भी पुलिस उठा ले जाएगी, कभी भी किसी को मिलिटेंट्स मार देंगे। हुँ। तो ये डर जब तक नहीं जाएगा वैली से, तब तक अ, मतलब किसी भी तरह के बदलाव की बात ही करना मुझे लगता है बेईमानी है। हाँ, रोड्स बन रही हैं अपना, और अ, कंपनीज़ तो नहीं पहुँची जैसे कहा गया था, घर तो कोई नहीं खरीद पाया। उसकी वजह यही है ना कि जब तक वहाँ सिक्योरिटी नहीं होगी, कौन जाके अपना घर लेगा? आप क्यों लोगे कश्मीर में घर जाकर? सही बात जहाँ है। पर सिक्योरिटी ही नहीं है, जहाँ पर पता ही नहीं लोगों है अगले को पल क्या हो जाए। अगले पल क्या हो जाए।
तो ये अब सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी किसकी है? वो सरकार की सरकार है। की है। और अभी जिस दिन मैं आ रहा था उसके 1 दिन पहले ही 7 लोगों की हत्या हुई उसमें कश्मीर में। मेरे मुझसे मुझे लगता है 15-20 किलोमीटर पास में, इतना दूर भी नहीं था जहाँ पर हत्या हुई, जहाँ पर मैं रुका हुआ था। तो आप समझिए कि कैसे हालात हैं वहाँ पर, क्यों कोई कश्मीर जैसी जगह में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा। तो 370 हटने के बाद मुझे लगता है कि कश्मीर और दूर हो गया, कश्मीरी और दूर हो गया अपने कश्मीर से। क्योंकि पहले क्या होता था कि चलो यार ये लीडर है कोई जो हमारे आस-पास का है, हुँ, तो हुँ। उससे आप आदमी लगे कश्मीरी में बात करता था, अपने दुःख बता सकता था। फिर जब ये गवर्नर साहब आए, तो थोड़ा-सा दूर ये जो मैंने वहाँ के लोगों से बात की और उनका जो फीडबैक था, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके पहले जो फ्रीडम वाली बात है, वो मेरा मेरा खुद का ऑब्ज़र्वेशन है कि ऐसी जगह पर रहना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल वहाँ के लोगों के बारे में सोच के ही एक बार के लिए लगता है कि कैसे वो लोग रह रहे होंगे है। जी। ऐसे माहौल में। हुँ, तो सर इसके ऊपर ना एक फ़िल्म भी बनी है, जैसे आप डॉक्यूमेंट्री और मैं ये क्वेश्चन इसलिए आपसे कर रही हूँ, जी। क्योंकि आप इस फ़ील्ड से जुड़े हुए हैं। हुँ, इसके ऊपर एक फ़िल्म भी बनी, हुँ, द कश्मीर फाइल्स, हुँ, काफ़ी ज़्यादा विवादों में भी आई। जी। तो क्या आपने वो फ़िल्म देखी? इस फ़िल्म में क्या सही में सारे मुद्दे उठाए गए हैं? देखिए द कश्मीर फाइल्स फ़िल्म या फिर उस और भी कई सारी फ़िल्में बनी। हुँ, मुझे लगता है कि चीज़ों को सही तरीके से पेश करना, ख़ास करके ऐसे गुजर-बकरवाल को कोई आज तक नहीं पूछता है। तो कश्मीर मैंने अभी रिसेंटली कहीं लिखा भी था कि कश्मीर जो है वो कश्मीरियों से मिलके बनता है और उस कश्मीरियों में कश्मीरी मुस्लिम, गुजर-बकरवाल और कश्मीरी पंडित तीनों ही कम्युनिटीज़ शामिल हैं। आप ये नहीं कह सकते हो कि कश्मीरी मुस्लिम के साथ वहाँ ज़ुल्म हो रहा है और कश्मीरी पंडित को भुला दो। नहीं। बिल्कुल नहीं, वो नहीं करना चाहिए, वो पाप होगा। कश्मीरी पंडितों के साथ में गलत हुआ है। लेकिन ये बहुत ही जो मैं कहने जा रहा हूँ, वो बहुत ही सेंसिटिव है और बहुत ही मुझे खराब लग रहा है ये बात कहते हुए क्योंकि आपने कश्मीर फाइल्स फ़िल्म का ज़िक्र किया, जी, इसलिए मुझे ये बोलना पड़ रहा है समझ गई। कि आपको मालूम है कि कितने सारे कश्मीरी पंडित्स की मौत हुई थी वहाँ हुँ, पे? कोई आइडिया है आपको? नहीं, नहीं आइडिया। आपने देखी है फ़िल्म? फ़िल्म तो मैंने देखी है। ठीक। एक जो फ़िगर बताते हैं लोग, वो है लगभग 219, जी, ठीक है? 219 बहुत एक्ज़ैजरेट करके अगर देखा जाए तो 399 399 का फ़िगर आया था जिसको कश्मीरियों ने कह दिया था नहीं, नहीं ये ज़्यादा बता रहे हो। कि कुछ इंडिपेंडेंट लोग या कुछ लोगों ने कहा था कि नहीं 399 की मौत हुई। तो लोगों ने अब मान लेते हैं 500 लोगों की डेथ हुई, ठीक है? जो जिसको कश्मीर पंडित्स ने जिस डेटा को ये कह दिया है, हम मानते हैं कि 500 लोगों की डेथ हुई, ठीक है। ठीक है? जो कि बहुत अनफॉर्च्यूनेट है, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल से भी। हम डेथ को गिन करके किसी कंक्लूज़न पे नहीं पहुँचना चाहते। मैं सिर्फ़ हाँ, एक फ़िल्म के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब आप बताइए कि सिविलियंस की मैं बात करूँगा, आम इंसानों की। हुँ, कितने सारे आम आम इंसान अभी तक कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट में मारे जा चुके हैं, आम इंसान, मिलिटेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कोई आइडिया आपको? ज़्यादा गिने भी नहीं जा सकते। 40 से 70-80 हज़ार? वही कह रही हूँ गिनती तो नहीं है। मोटा-मोटा हम 60 हज़ार ले लेते हैं, बिल्कुल। ठीक। हुँ, अब आप सोचिए कि इतनी बड़ी संख्या, ये कहाँ से इसका कंपैरिज़न होगा? बताइए। तो हमारे सरकार की अब हम ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारे कश्मीरी पंडित और क उनके कश्मीरी मुस्लिम। हुँ, हुँ, हम ये कह रहे हैं कि अगर 70,000 है, 70,219 जानें कश्मीरियों की गई। एक मोटा-मोटा हम फिगर ले लेते हैं, मिलिटेंट्स को हम अलग कर देते हैं। अब इस फिगर के साथ में आप मुझे ये बताइए, क्या ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर नहीं है? क्या ये सरकार की ज़िम्मेदारी नहीं है? कि उस समय कौन सरकार में था? तुम्हारे ही आर्मी थी, तुम्हारी ही सेनाएँ थी, तो आपने क्यों नहीं रोकने की कोशिश की और अभी तक आप क्यों फेल हुए हैं? अगर आप फेल हुए हैं, तो फिर उसके लिए दूसरों को ज़िम्मेदार क्यों ठहरा रहे हैं? तो फिर आप सरकार क्यों हैं? सरकार आप क्यों हैं? फ़िल्में बनाने का क्या मतलब है? फ़िल्में बनाओ ना इस पर कैसे फेल हो गई तुम्हारी गवर्नमेंट। ये सही आप बात है, दिखा रहे हो। ये बहुत बड़ा पॉइंट बोला आपने। सही बात है। क्यों आप सुरक्षा नहीं दे पाए कश्मीरी पंडितों को, उनको पलायन करके आना पड़ा यहाँ क्या से? हुआ वो तो सबको पता है। कहीं न कहीं सबको पता है कि क्या हुआ, देखिए क्यों हुआ? हाँ, ब्रुटैलिटी जो है ना, मैं उसको अगेन मैं कह रहा हूँ जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि बिल्कुल। कोई कश्मीरी मिलिटेंट्स आए और हुँ, उन्होंने हुँ, ब्रुटैलिटी नहीं की या फिर वो गलत है। लेकिन वो
मुझे लगता है कि बहुत हद तक आधा सच है, और जो मेन बातें हैं, जो सही में जिसकी ज़िम्मेदारी थी, जो सही में कल्प्रिट थे, अच्छा। वो तो थे ही, जो जिन्होंने किया वो तो थे ही। लेकिन जो सही में कल्प्रिट थे कि यार आपके अंदर लॉ एंड ऑर्डर, आप फेल हुए हो ना यार। आप ये क्यों कह रहे हो कि उन्होंने ऐसा कर दिया? आपने करने क्यों दिया? आपके पास क्या आर्मी नहीं थी? आपके पास क्या कुछ था ही नहीं? आपने क्यों प्रोटेक्ट नहीं किया और वहाँ से उनको निकाला? उनके घरों से निकाला, आप निकालने वाले हो भाई। आपने आदेश दिया, आप कुछ देख लीजिए वहाँ उठा करके, पढ़ लीजिए किसकी सरकार थी, मैं नाम नहीं लूँगा, आप खुद देख सकते हो सारा कुछ उसी का पार्ट। तो समस्या यहाँ पर यही है कि मतलब कुछ चीज़ों को बढ़ाना और कुछ चीज़ों को एकदम से नेग्लेक्ट कर देना, सारे कश्मीरी लोगों को अलग नज़रिए से देखना, कश्मीरी पंडित्स के नाम पर राजनीति करना, कश्मीरी पंडित्स का कोई फ़ायदा नहीं, और 370 हटाए कश्मीरी पंडित्स खुद उसका विरोध कर रहे हैं, आज देख लीजिए। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कश्मीर फाइल्स जो थी वो फ़िल्म, वो ट्रू पिक्चर ना हो करके एक सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोपेगेंडा फ़िल्म है, जिसमें कुछ अ, घटनाओं सही घटनाओं को पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया गया है, जो बहुत ट्रेजिक घटनाएँ हैं और उसको बेचने की कोशिश की गई, अच्छा, रादर देन एक कॉम्प्रिहेंसिव एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई फ़िल्म आप बनाते मतलब बहुत सारे पॉइंट मिस भी हुए होंगे। हैं। अर्धसत्य तो है ही वो, अर्धसत्य है। बिल्कुल, उसमें आप ना गवर्नमेंट पे कोई बात कर रहे हो, आप जेएनयू दिखा रहे हो, बेमतलब यार लोगों को बदनाम कर रहे हैं, यहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे वो हो गया। आप समस्या ये है ना कि आप अपनी पर्सनल जो बायसनेस है ना, उसको आप घुसेड़ रहे हो फ़िल्मों में। वो नहीं करना चाहिए। वो मुझे लगता है बहुत चीप तरीका है आर्ट को प्रेज़ेंट करने का। आई थिंक मुझे याद है कि गोवा फ़िल्म फेस्टिवल में ही किसी ने प्रोपेगेंडा फ़िल्म कह दिया था इसको जो जजेस थे, जिन जजेस को इन्होंने ही बुलाया था। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूँ, अपनी वीडियोज़ बनाता हूँ यूट्यूब हुँ, पर और हुँ। सोशल मीडिया पर पेश करता हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं जो मुझे मारने तक की धमकी देते हैं, ठीक ओह! है? मुझे बहुत बुरा-भला कहते हैं। तो अब मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे वो जो अच्छे कमेंट्स थे, वो हटा दूँ मैं? और सिर्फ़ इन्हीं को यार देखो मेरे साथ ये कर दिया है, देखो कितना गलत हो गया मेरे साथ में। ये तो मैंने सही चीज़ नहीं बताई ना अपने अपनी ऑडियंसेस को। मैंने वो ये कहाँ बताया कि यार 4 कमेंट्स घटिया थे, 40 कमेंट ऐसे थे जो मुझे अपनी अपनी उम्र भी कहते हैं कि अब मेरी उम्र मेरी भी भी लग उम्र जाए आपको भाई लग साहब जाए। आपको, है ना? तो जो मारने की बात कर रहे हैं उसमें कई लोग दुआएँ भी दे रहे हैं, तो आप दुआओं को क्यों भूल जाते हो? या फिर जो उस दौरान में बहुत सारे कश्मीरी पंडित्स ऐसे थे, जो कश्मीरी मुस्लिम्स के घर में रुके, कश्मीरी मुस्लिम्स ने उनको अपने घरों में रुकाया, उनको छुपाया, और बहुत सारे ऐसे आप किसी भी दंगे में देख लीजिए आप। हुँ। संभल का दंगा अभी कुछ दिन बाद देखिएगा आप। मुज़फ्फरनगर के दंगे में आपको ऐसे मिले, जाटों ने मुस्लिम परिवारों को अपने घरों में छुपाया, जाटों ने जो कह रहे थे कि जाट ही कर रहे हैं। गुजरात दंगों में आप देख लीजिए, बहुत सारे मुस्लिम परिवारों को हिंदुओं ने अपने घर में छुपाया, और बहुत सारे हिंदुओं को जहाँ मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ थे, वहाँ पर हिंदू परिवारों को छुपाया। आप चले जाइए उस वक़्त जब हमारा पार्टीशन हो रहा था, हुँ। मैंने खबर भी की थी कि जब इंज़माम उल हक एक बहुत बड़े क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, उनकी पूरी फ़ैमिली, वो तो पैदा ही नहीं होते, अगर उनकी फ़ैमिली को एक गोयल परिवार था यहाँ का हरियाणा के हांसी का, उन्होंने नहीं छुपाया होता तो। ये सब कहानियाँ कहाँ हैं? ये तो किसी नहीं को है। पता ही नहीं है। ये तो नहीं, आप तो मार काट के दिखाते हो, नफ़रत फैलाते हो, निकल जाते हो। ये अब आपके लिए क्या फ़ायदेमंद है? आप देख रहे हो ना, हमारे लिए जो मेरी फ़िल्म का या मेरे आर्ट का या जो मेरे काम का मोटिव ये होना चाहिए कि 2 लोगों में अगर नफ़रत है भी, तो वो कहीं न कहीं उनको ये लगे कि यार नहीं, लोग अच्छे भी होते हैं। आप क्या कर रहे हो? आप ये कर रहे हो कि थोड़ी बहुत नफ़रत है उसको और भड़का दो। साला कभी आग में घी डालने का काम। ये फ़िल्में तो प्रोपेगेंडा है, ये चुनाव जीतने के लिए इसको पीएम और ये सब भी प्रमोट कर रहे हैं, बहुत दुर्भाग्य बात है। कश्मीर को लेके ना 2 नैरेटिव हैं। एक है कि सुरक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू एक आ जाता है कि सुरक्षा को लेकर। दूसरा है वहाँ के लोगों के अधिकारों को लेकर। हुँ। तो अगर मैं मीडिया फील्ड से रिलेटेड बात करूँ, तो मीडिया इसको ज़्यादा से ज़्यादा किस पॉइंट पे कवर कर रही है? अ, एक कविता मुझे हल्की-हल्की याद आ रही थी। अ, कविता में एक लाइन थी जी। कि कलकत्ते के ज़ू में एक मगरमच्छ ने मेरे कान में कहा हुँ। कि अब स्वतंत्रता कहीं नहीं है, हर कहीं सुरक्षा है। तो ऐसे हालात हैं। बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह गए आप। तो ये हमेशा क्लैश करता है। हुँ, जब भी आप इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी हुँ।
आपको सुरक्षा के नाम पर लोगों से मिसबिहेव करने का तो नहीं मिल जाता है, किसी भी सुरक्षा। हाँ। और हमारे देश की जो पुलिस है जी। या आर्मी है या फिर जितनी भी सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, वो बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत काबिल ऑफ़िसर्स हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनकी काउंसलिंग करने की बहुत ज़रूरत है। उनका जो पर्सनल बायसनेस है ना, वो कई बार आ जाता है। जैसे आपने कुछ दंगों में देखा होगा, अभी संभल का दंगा आपने अगर देखा, उसमें पुलिस ने गोली चलाई, वो हम हुँ, सब देख रहे हैं, हुँ। दुनिया देख रही है, लेकिन कहने में गोली नहीं चलाई पुलिस, ठीक है? किसी का बयान है वो। वीडियो भी इस वायरल हो रहा है, जी, काफ़ी वीडियो वायरल हो रहा है इसके तो। इसी तरह हमने बाकी पिछले दिल्ली में दंगे हुए थे, हुँ। तो वहाँ पे भी पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए थे लोगों ने, कि यार देखो ये तो इनको भड़का रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं कि जाओ तुम लोग। तो अब ये कहाँ से आता है? हमारे जो पुलिस है या जो हमें हमें प्रोटेक्ट करने वाले लोग हैं, वही अगर बायस्ड होंगे, तो एक आम आदमी इस देश में देश से सुरक्षा या फिर न्याय की उम्मीद कैसे करे? सिमिलरली हम अगर हम आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो कुछ हद तक वो प्रोफ़ेशनल हैं, हमारे हुँ। देश की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ हद तक वो प्रोफ़ेशनल है, लेकिन मुझे लगता है कि जो रंगरूट हैं, जो बड़े ऑफ़िसर्स नहीं हैं, अ, उनकी काउंसलिंग करना, उनसे बात करना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, हमारे देश में बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो सिक्योरिटी फ़ोर्सेस हैं, उनकी या फिर जो भी कई जगह और बाकी जगहों पर भी हम देखते हैं जी। कि कहीं न कहीं ज़िंदगी में आपको कोई ऐसा आदमी मिल जाता है, जो बहुत घृणा से भरा हुआ है किसी एक कम्युनिटी को लेकर के, जाति को लेकर के बहुत सारे लोगों को बायसेस अपने-अपने तरीके से होते हैं। तो ये मुझे बहुत ज़रूरी लगता है कि ये होना चाहिए और सुरक्षा के लिए आप सुरक्षा कीजिए लेकिन अब घर लोगों के घरों को तितर-बितर कर देना, घरों को तोड़-फोड़ कर देना सर्च ऑपरेशन के नाम पर, जी। पीट देना किसी को भी, कोई वो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा अब लेकिन इसमें ना दोनों चीज़ क्लैश करती है। तो क्लैश करने के से मेरा मतलब ये है कि कई बार जल्दी में होते हैं। हुँ। अब एरिया कॉर्डन ऑफ हुआ मान लीजिए कहीं पर घटना हुई, तो उस इलाके के सारे विलेजेस को सब जगह को सर्च किया जाता है, उसमें फ्रस्ट्रेशन भी बहुत होती है कि मतलब जिस प्रेशर में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस काम करती हैं, वो भी समझने की ज़रूरत है बिल्कुल, हाँ। कि कई बार उतना फ्रस्ट्रेशन नहीं उतना होता है और इतना काम मतलब इतना टाइम नहीं होता उनके पास में। चीज़ें इधर मान लीजिए इधर आए आपके सर्च करने के लिए तो तुरंत इधर-उधर कर देंगे, सब लाइट वाइट नोच डालेंगे हमारा कैमरा, माइक वाइक, तो हमें खराब लगेगा, ठीक है। लेकिन अब उनकी भी हो सकता है मजबूरी हो कि अगला घर मजबूरी। भी सर्च करना है, फिर अगला गाँव भी सर्च करना है। तो पता नहीं मुझे लगता है कि ये चूहे-बिल्ली का जो खेल है ना, ये बातचीत से ही हल होगा जब 2 लोग बैठेंगे और आपस में बात करेंगे, भाई तू क्या चाहता है? आप बताओ भाई तू क्या चाहता है? अगर ये जब तक नहीं होगा बात करने में ही तो बहस हो जाती है। हाँ, नहीं ठीक है, तो आप बहसों से हल निकालिए, बहसों से क्यों बहसें तो बहुत अच्छी है ना गोली मारने से दूसरे को। आम इंसानों की जान जा रही है यार। सही बात है। तो अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर आपके अंदर आपकी सरकार के अंदर इंटेलेक्ट की कमी है और मैं कहूँगा कि बहुत ही घटिया तरीका है गोली मार करके और लोगों को चुप करा देंगे। वो ऐसा कभी आज तक ज़िंदगी में दुनिया में कहीं पर हुआ नहीं है और बातचीत से ही मसले हल हुए हैं जहाँ पर भी हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि कश्मीर के लोग और भारत सरकार का जो हुँ। नज़रिया है, कश्मीर के लोगों के प्रति ऐसा हो कि हम बातचीत के ज़रिए हल निकालें, ताकि ना हम आपको हार्म करें, ना आप हमें हार्म करो। हम दोनों मिल कर के इस देश को महान बनाएँ। करवाओ। और कहीं न कहीं आत्मनिर्भर के साथ-साथ एक जगह बात होती है, महिलाओं की सुरक्षा की बहुत बात करी जाती है, जी। कि महिलाएँ काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित हुई हैं। लेकिन यहीं अगर सेकंड पॉइंट देखा जाए, तो आज भी हुँ, हुँ। रेप केसेज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जी, 5-5 साल की बच्चियाँ, हाँ, बच्चे छोड़िए, एजेड महिलाएँ, जी, जी। आए दिन केस सुनने को मिल रहे हैं कि हुँ, यहाँ रेप हो गया, इसके साथ ये हो गया, उसके साथ भले ही बाद में योगी जी एनकाउंटर करवा रहे हैं, हुँ, हुँ। लेकिन वो चीज़ें हो तो रही हैं। जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। इस पे आप क्या बताएँगे? क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि जैसे ही महिलाओं के मुद्दों की बात आती है, हुँ, तो हम पॉलिटिकल पार्टीज़ पर ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, हुँ, ठीक है। ये तो कोई कह नहीं सकता है कि उन्होंने महिलाओं को सुरक्षित कर दिया है, जो कि एक फर्जी नारा यूपी में लगना शुरू हुआ था, महिलाएँ सुरक्षित नहीं सुरक्षित हैं, कहाँ सुरक्षित हैं? वो हम 50 डेटा दे सकते हैं हाथरस से लेकर के अभी तक और अभी तक, ज़्यादा बहुत पीछे बिल्कुल। जाने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी जो समाज की सोच है, लड़कियों को सेकंड क्लास सिटिज़न की तरह ट्रीट करना। अगर आपके घर में एक लड़का है, एक लड़की है,
तो जो लड़का होगा उसको आप अच्छे स्कूल में भेजेंगे, एक लड़की होगी जिसको आप जो आपके घर के आसपास जो स्कूल होगा उसमें आप भेजोगे, एक लड़का होगा उसको आप पहले भेज दोगे कि अगर वो बाहर पढ़ने जा रहा है तो उसका एक्सपोज़र आप पहले देते हो कि चलो ठीक है आप बाहर जाके पढ़ लो। लेकिन जो एक लड़की होगी उसको आप सोचते हो घर पे ही रहे हो, घर की मम्मी के साथ, वहाँ जाएगी बिगड़ क्या जाएगी? वो लड़कों के साथ घूमने लग जाएगी वहाँ पर ये करने लग जाएगी, वो करने दुनिया भर की चीज़ें जो भी बहुत एक सारी एक बाउंड्रीज आम आ जाती हैं, हाँ। हाँ, तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस है ना, वो लड़कियों के लिए लगना शुरू हो जाती है। तो घर से या फिर हमेशा दिमाग में रखना कि यार एक बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, जिनको लगता है कि यार लड़का नहीं होगा तो हमारा कुछ नहीं हो पाएगा, ये सँभाल नहीं पाएगा, वो सँभाल घर हमारा नहीं आगे वंश आगे नहीं बढ़ेगा। दुनिया भर की चीज़ें जो है वो हम सुनने को मिलते हैं। तो जब तक रेप का सॉल्यूशन मुझे लगता है कि ना ये पार्टी हटा देनी चाहिए हमें, पार्टियों पे बात नहीं करनी। महिलाओं के मुद्दे इस देश में बहुत अलग तरीके से शुरू होते हैं, बहुत बचपन से शुरू होते हैं, हर महिलाएँ फेस करती हैं, कई लोग जो बोलना शुरू करते हैं, वो खाली पॉलिटिकल उसके लिए बोलना शुरू कर देती हैं अपने फ़ायदे के लिए कि इस केस में बढ़ा है, इनके उसमें हर समय वही हाल रहा, वही हाल कांग्रेस के टाइम पे था, वही हाल बीजेपी के टाइम पर है, वही हाल आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पर, तो यहाँ पर भी वही हाल हो रखा है। पंजाब में भी वही हाल हो रखा है। कहीं भी इस देश में दुनिया की बात छोड़ दीजिए, हम अपने देश की बात करते हैं कि हमारे देश में महिलाएँ बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं, सेकंड क्लास सिटिज़न की तरह उनको ट्रीट किया जाता है। उनके लिए जो मतलब वही ना कि एक जो अंदर से आता है कि हम आपको ये करने दे रहे हैं वाला थॉट है, ठीक है? कि आप हर चीज़ में रेस्ट्रिक्ट करना, हर चीज़ में उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो हमसे कम एक्सपेक्ट करेंगी, लड़कियाँ, हमसे कम पैसे माँगेंगी। हम अगर वो कमाएँगी तो वो उनका पैसा नहीं होगा, वो घर पे देंगी। घर उनका जो पे छोटा देंगे। भाई होगा, वो पहले से ज़िम्मेदारी बन जाता है बहनों की। बाय डिफ़ॉल्ट ज़िम्मेदारी बन जाता है बहनों की, कि यार हम उसके लिए ये करेंगे। तो जो मुझे लगता है कि हमारे देश में लड़कियों को अभी अपने लिए जीना सीखने की ज़रूरत है और इसकी ये तभी हो पाएगा जब हमारे सोसाइटी में अवेयरनेस होगी और ये जो गैर बराबरी की बात है, जो मैंने कहा कि सेकंड क्लास सिटिज़न की तरह जो ट्रीट करने वाली बात है, वो जाएगी। और ये लंबी प्रक्रिया है और उसके बाद जब लड़कियाँ अपने तरीके से दुनिया चलाएँगी, हुँ। तब वो दुनिया मुझे लगता है रेप मुक्त हो जाएगी। जब लड़कियाँ आप ये बताइए कि कितने ऐसी मीटिंग्स होती हैं, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर, ये पुरुष क्यों डिसाइड करेंगे कि महिला की सुरक्षा कैसे होगी? पुरुष अगर डिसाइड करेंगे तो पता है क्या बोलेंगे? कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। ये पुरुष ही डिसाइड कर रहे हैं कि कहीं न लड़कियाँ कहीं एक्चुअली छोटे कपड़े पहनती हैं ना, इस वजह से उनका रेप होता है। ये पुरुष ही डिसाइड कर रहे हैं लड़कियों के लिए कि खाप पंचायत वाले कह देंगे चाउमीन खाने से इनका अरे! कहती हैं इसलिए जो है रेप हो रहा है इनका। 5 साल की तो बच्ची कहाँ जाए? वही वही बातें हैं कि जब तक ये दुनिया इस दुनिया में, इस सिस्टम में महिलाएँ अपनी बातें खुद लेकर के नहीं आएँगी, जब तक वो लीडरशिप में नहीं होंगी, कि वो अपने लिए खुद ही डिसाइड करें कि उनको कैसे सुरक्षित महसूस होता है, वो क्या चाहती हैं। बिल्कुल। पुरुषों के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आप कहाँ से आपको समझ में आएगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप पुरुष डिसाइड कर रहे हैं कैसे सेफ रहेंगे, कैसे नहीं रहेंगे। सर, हमारी सरकार कई जगहों के नाम बदल चुकी है। फैज़ाबाद का अयोध्या, इलाहाबाद का प्रयागराज। तो ये नाम बदलने की राजनीति आखिर क्यों? इससे क्या फ़ायदा हो सकता है? क्यों नहीं फ़ायदा हो सकता है इससे? भाई मतलब किस तरीके का? क्या देखिए, चाहती है? नौकरी हम आपको दिला नहीं पाए, ठीक है? स्वास्थ्य आपका बेहतर हम कर नहीं पाए। जी। तो हमने क्या किया, हमने कहा यार कुछ तो करना है। हुँ, पता चलता है कि हिंदुओं को लगे कुछ हुआ है, नाम ही बदल हमारे देते हैं। वोटर्स को कुछ लिए हुआ है। इलाहाबाद में अल्लाहाबाद में को अल्लाह हटा दिया और उसको प्रयागराज कर दिया। प्रयागराज करके हमने पुनः स्थापित कर दिया है, हुँ। अपना हिंदू गौरव। यही हुआ है। अब इससे लोग हाँ यार, प्रयागराज तो हमने सोचा ही नहीं कभी। इससे अयोध्या आपको कहीं न कहीं हिंदू हिंदू कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल खुश हो गई, अब खुश उनको हुई है। नौकरी नौकरी उसकी चलती रहेगी, ठीक है? पहले नाम जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। नाम बदल लीजिए, आपको लगता है कुछ होता रहेगा, अच्छा ये नाम बदल गया, कोई बात नहीं, अब ये टाइम हो गया, लोग भूल रहे होंगे। ऐसा करते हैं फैज़ाबाद को हटा के अयोध्या कर देते हैं। मुगल सराय को दीनदयाल उपाध्याय कर देते वही, हैं। हाँ। इसको उठा के दिल्ली को हम पेरिस कर देते हैं। तो मतलब इन सब बातों का क्या मतलब है? और आप इसी में भी अगर हम शिक्षा में चैप्टर्स की तरफ जाएँ तो हुँ, बहुत सारे हिस्ट्री से ना चैप्टर्स भी हटा दिए। हुँ, मुगलों के बारे में जी,
और उनकी जितनी हिस्ट्री थी कि एनसीईआरटी के बुक से ये सारे चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। जी। तो कहीं न कहीं शिक्षा पे इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? बच्चों को तो पता ही नहीं होगा कि हमारे इतिहास में आखिर हुआ क्या है या किस तरीके से हुआ है। अरे ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। पाकिस्तान में भी ये हुआ था। हैं? हाँ, पाकिस्तान में हुआ था कि मतलब उन्होंने ऐसा किया कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के स्कूलों में ये पढ़ाया जाने लग गया कि हमारे पूर्वज जो है अरब से आए थे और अ, इंडिया मतलब इस तरह से पढ़ाई कराई गई उनकी कि इंडिया में कुछ था ही नहीं हमारा, हम तो सब लोग उधर से आए हुए लोग हैं और पाकिस्तान के ही बाशिंदे हैं। अच्छा। अब जब बच्चे बड़े हुए, तो उन्होंने देखना शुरू किया कि भई हैं, ये ये क्या कह रहे हो? हमारा तो घर वहाँ था, यूपी के तो हम बरेलवी मुसलमान हैं, तो हम यहाँ से थे। वो कोई यहाँ से आया, कोई बिहार से आया। तो कहने का मतलब ये है कि पिछले साल नवंबर के महीने में, हुँ। भूल नहीं पा रहा हूँ मैं अभी तक, हम लोग ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे, ठीक है? हाँ। इंडिया हार गया था जी। वर्ल्ड कप, ठीक है? अब आप बताइए कि आज से इस साल मैं ये कहूँ आपसे कि यार वो ना उस चैप्टर को ही हटा देते हैं, ठीक है? हार गए थे ना, हटा देते हैं उसको, कोई मतलब नहीं, वो हमारे इतिहास का हिस्सा नहीं। तो ये कैसी है, बेवकूफ़ाना बात नहीं होगी क्या? चैप्टर हटा के क्या क्या करोगे? लोग करोगे भी आप? तो हैं उस टाइम के। तो सिंपल सी बात ये है कि इससे कुछ होता नहीं है, इससे बस वही कि अगेन कि एक कुछ मुद्दा नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, चलो चैप्टर हटा देते हैं, लोगों को लगे हाँ, हाँ, मुगल के बारे में क्यों नहीं पढ़ोगे भाई? तुम्हारे जिस जगह पर तुम रहते हो, वहाँ हुँ। पर कौन-कौन से रूलर्स आए, किसने राज किया और किसने किसको हराया, कौन किसको जीता, ये सब पढ़ना हर तरह से ज़रूरी है। जितना महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ना ज़रूरी है, उतना ही आपको अकबर के बारे में अकबर के पढ़ना बारे में, ज़रूरी है। बिल्कुल। उतना ही आपको जितना मुगलों के बारे में पढ़ना है, उतना ही आपको अफ़गानों के बारे में, उतना ही शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ने की ज़रूरत है आपको। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बचकानी हरकत है। इस तरह से नहीं करना चाहिए, जो चीज़ें हुई हैं, हिस्ट्री का हिस्सा हैं, उनसे मुझे लगता है कि सीखने की ज़्यादा ज़रूरत है और उसको बजाय कि उसको हटा देने से कुछ हो जाएगा। अब देखिए कि अब जब बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने देखा कि यार तो सिलेबस में है ही नहीं, हमारे पाकिस्तान का सिलेबस ही खराब है। जो किताबें पढ़ते हैं उनको शौक होता है कि अरे यार ये सब चीज़ें क्यों नहीं पढ़ाई गई हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वही उसी लाइन में कि नाम बदल दिया हमने या फिर हमने चैप्टर्स हटा दिए। चैप्टर्स हटा दिए और कुछ लोग उसपे खुश हो गए, उनको वोट दे देंगे। तो वो जो लाइन है वो मुझे लगता है कि बहुत सटीक बैठती है। हाँ, मतलब कि बहुत बहुत बचकानी भी मुझे लगती है कि ये इस तरह की हरकतें करने के बजाय अगर आप 2-4 लोगों को सही में नौकरी दे दें तो ज़्यादा बढ़िया रहता। जितना रिसोर्सेज़ इसमें खराब किया आपने कि नाम बदलवा रहे हैं, इलाहाबाद को प्रयागराज करवाने में पैसा तो लगा होगा ना। बिल्कुल लगा होगा। कि सर्टिफ़िकेट बदले होंगे, कितना सारा कुछ, दुनिया भर की चीज़ें जिनका कोई मतलब नहीं। वही कि मतलब अच्छा खासा नाम है, क्यों बदलना है? और नाम बदल अभी हाल ही फिलहाल में देखा गया था कि कहीं भी कोई भी कांवड़ यात्रा के दौरान आपने अगर सुना हो कि अ, स्टॉल्स पे नाम लिखने की राजनीति काफ़ी ज़्यादा चली थी। हुँ, हुँ। अब ये कुछ समझ में नहीं आया कि एक स्पेसिफिक नाम लिखना क्यों ज़रूरी है? आप ये बताइए कि कोई मुसलमान आपने कहा कि यार इसका हिंदू नाम रख के कैसे दुकान चला रहा है? हुँ। कि कोई मुसलमान आपके देश में हिंदू नाम रख के दुकान अगर चला रहा है, तो ये सभी हिंदुओं को सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा उसे क्यों करना पड़ रहा है? इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आप मुसलमान नामों से सहज नहीं महसूस करते हैं, शायद उसके यहाँ सामान ना लें, लेकिन वो इस देश का बाशिंदा है और वो ये चाहता है कि लोग उसके यहाँ खरीदारी करें, उसका परिवार पले, उसका भी पेट भरा रहे और इस पेट भरने की ज़िम्मेदारी मुझे लगता है कि वो हमारे जो बहुसंख्यक समाज है, हम लोगों का ही है। तो ये हमारे लिए एक समाज के तौर पर इसको हार के तौर पर मैं देखता हूँ कि अगर किसी मुस्लिम को हिंदू नाम लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो पूरे समाज को मुझे लगता है कि ये सोचना चाहिए कि यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हर इंसान का जो भी नाम है, जो भी धर्म है, वो अपने उन चीज़ों के साथ कंफर्टेबल हो और सबको शामिल करके हम लोग चलें और हम सबके दुकान से खरीदारी करें, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेम एंड रिलिजन और कास्ट। थैंक यू सो मच सर। आपके साथ ना बहुत सारी ऐसी बातें थी जो शायद रिसर्च करके तो नहीं पता चल सकती थी। थोड़ा बहुत पता चलता है लेकिन इतना हम जो एकदम घुस के हमें पता चली हैं कि अच्छा आर्टिकल 370 अच्छा ये भी हुआ था। बहुत सारे केसेज़ ऐसे थे जिसके बारे में हमें नहीं पता था। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो कन्फ्यूज़्ड होंगे बहुत सारी चीज़ों में, उन्हें जी। आज क्लैरिटी मिली होगी बहुत सारी चीज़ों को लेकर। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आपके मन में भी कोई ऐसे क्वेश्चन्स हैं, जो आपके अंदर डाउट ला रहे हैं,
तो वो ज़रूर कमेंट करके पूछिए, हम उसे ट्राई करेंगे और भी ज़्यादा बताने का या कुछ भी का। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।